सीखेंगे। आज फिलहाल कुछ हम प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फंक्शन पावर टेकिंग टू आर्ग्यूमेंट्स and returns power raised to the base। ये हमारा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि एक पावर नाम का फंक्शन लिखिए जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स लेनी है, यानी दो इंटीजर्स आपको लेने हैं। पहला इंटीजर जो होगा वो बेस होगा और दूसरा इंटीजर पावर होगा, और आपको पावर रेज करके देनी है। वैसे तो देखिए, अगर आपको पावर निकालनी है तो आपको आपका जो सॉफ्टवेयर मतलब पाइथन जो है उसमें लाइब्रेरी में आपका पहले से पावर फंक्शन पड़ा हुआ है और आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारी कंडीशन ये है कि विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन, यानी पावर फंक्शन का आपको यूज नहीं करना है, लेकिन आपको पावर निकाल करके दिखानी है। तो अगर ऐसा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे। पावर हमें ऑलरेडी नाम दे दिया गया कि ये नाम रखना है, और हमें ये भी कहा गया है कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेनी है। तो बेस के लिए हमने बी ले लिया और पावर के लिए हमने पी ले लिया। ये हमने यहाँ पर पहले से ले लिया। और अभी तो यहाँ पर इसका कुछ कोड लिखना है, हमें पता है कुछ कोड लिखेंगे, पर अभी हमें नहीं मालूम क्या लिखना है। फिलहाल हम मेन कोड अब अपना लिख रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन से बाहर आ गए हैं और हम मेन कोड लिख रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले एक बेस लेना है। तो बेस के लिए मान लीजिए बेस ही ले लिया सपोज, एक वेरिएबल, और हमने यहाँ कहा इनपुट एंटर बेस। फिर पावर के लिए या एक्सपोनेंट के लिए हमने EX ले लिया और हमने यहाँ कह दिया इनपुट एंटर पावर टू बी रेज्ड, यानी आपको कितनी पावर देनी है, ये ले लिया। और अब यहाँ पर हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के लिए हमने फंक्शन का नाम लिखा, फिर बेस के लिए हमने BASE अपनी आर्ग्यूमेंट दी, और यहाँ पर ले लिया EX। ये हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है जिनकी वैल्यू कॉपी होकर के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जाएगी। बेस की वैल्यू B में कॉपी होगी और EX की वैल्यू P में कॉपी हो जाएगी और उस पर काम होगा। ये तो हमने यहाँ पर फंक्शन दे दिया। आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन प्रिंट भी करा सकते थे। पार P raised to base B is। अब यहाँ पर हम फंक्शन को प्रिंट फंक्शन में ही कॉल कर ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप अलग से उसे कॉल करें। यहाँ पर हमने ऐसे लिखा और प्रिंट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो ये तो हमें पता है कि बेस है और पावर है, लेकिन बिना पावर फंक्शन के ऐसा क्या करेंगे कि बेस को P की पावर दे दी जाए। तो जाहिर सी बात है, देखा जाए तो बस सीधी सी बात की हम कह रहे हैं कि B को तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक कि वो P की वैल्यू पे ना पहुंच जाए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो B की वैल्यू है, सपोज हम ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं कि अगर B 2 होता और P 5 होता, तो 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। तो यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है। तो 5 टाइम्स मतलब ज्यादा बार बात हो गई है, कई बार, तो कई बार मतलब बिना लूप के तो काम होना ही नहीं है। तो फॉर I इन रेंज, कहाँ से शुरू करिए, 1 से शुरू करिए। कितनी बार करिए, P+1 तक जाइए। तो 5 बार मल्टीप्लाई करने के लिए ये तो कर दिया, लेकिन अब क्या करें, कैसे मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लिया हमने, यहाँ पर सपोज हमने x ले लिया, और इस x को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। सबसे पहले फंक्शन के भी पहले ये दे दिया। यहाँ पर फंक्शन के अंदर भी दे सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते थे, पर यहाँ भी दे सकते हैं। हम यहीं दे देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हमने दे दिया, ये x हमने लिया। अब हम चाहते हैं x में B की वैल्यू मल्टीप्लाई होती हुई आए, कितनी बार, P बार। तो यहाँ क्या कह देंगे, x इज इक्वल टू B इंटू एक्स। अब यहाँ तो हमने इतना लिखा। अब हम एक बार इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि यदि B की वैल्यू है 2 और P की वैल्यू है 5,
तो जब पहली बार लूप चला, लूप कितनी बार चलेगा, लूप चलेगा 5 बार, तो आई की वैल्यू पहली बार क्या हुई, आई की वैल्यू हुई 1। अब नीचे जब आप आए, मतलब आप यहां पर आए, तो x जो है, x की वैल्यू भी 1 है, शुरुआत में x की वैल्यू भी 1 है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन हमने दिया है x इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 है। यानी सबसे पहले जब लूप चला तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर देखते हैं दूसरी बार जब लूप चला, अब i की वैल्यू क्या है 2 है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी 2 है, पिछली बार लूप चला था x की वैल्यू 2 हुई थी। तो अब हम देखेंगे अगली बार, अब क्या करें, x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, या x इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, एक ही बात है, इसको ऐसे कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। b की वैल्यू हमारी जो है, हाँ b है 2 और x है हमारा 1। अब फिर b इंटू एक्स है, तो b अभी क्या है, b तो 2 ही है, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो यहां पर जब लूप चला तो x की वैल्यू हो गई 4। अब चलेगा हमारा लूप तीसरी बार, अब i की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है। फिर अगला लूप चला, तो जब आप लूप के अंदर आए तो आपको क्या स्टेटमेंट मिला, x इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, बी अभी भी क्या है, b तो 2 ही है, b तो बदल ही नहीं रहा, इंटू एक्स, एक्स अब क्या हो चुका है 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 16। उसके बाद आपका लूप चलेगा चौथी बार, चौथी बार जब लूप चलेगा तो अब क्या है, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू है 4, 8 होगा मैम, सॉरी हाँ 8, एक्स की वैल्यू जो है, अब एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, एक्स की वैल्यू है आपकी 8, 8। तो फिर आप एक्सप्रेशन में आए, अब क्या कहा गया, x इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, बी अभी भी 2 है और x क्या है 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 16। अब चलेगा पांचवी यानी अंतिम बार लूप, तो अब क्या है, आई की वैल्यू क्या हो गई 5 और x की वैल्यू क्या हो चुकी है 16। फिर एक्सप्रेशन में आएंगे तो x इज इक्वल टू बी जो कि 2 ही है, इंटू एक्स जो कि अब क्या हो चुका है 16 इज इक्वल टू 32। इसके बाद आप लूप से बाहर आ जाएंगे, और अगर आप लूप से बाहर आएंगे और आप देखेंगे यार बेस 2 है और p 5 है, तो 2 इज टू दी पावर 5 कितना होता है 32। तो आपको आपका रिजल्ट मिल गया। तो ये तो खैर ड्राई रन है, इसको भी हम यहाँ फिलहाल रख देते हैं ताकि आप लोग जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसे भी रखिएगा और आप इसी के बेसिस पर समझिएगा। फिलहाल हम इसे डिसेबल कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम को अब हम आपको रन करा के दिखाते हैं कि क्या हमारा आउटपुट हमें सही मिल रहा है। सेव करते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अच्छा ये यहाँ दे रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा ये डेफ लिख दिया है, फंक्शन का नाम है पावर। तो यहाँ से सीधे हम पहुंच गए कहाँ, अपने शेल विंडो पे। यहाँ वो पूछ रहा है बेस क्या देना है, तो एक तो पहले सिंपल वैल्यू दे देते हैं कि बेस ये है, पावर कितनी देनी है 5। p इज नॉट डिफाइंड, p कहाँ है, अच्छा लिखते हैं पावर p, अच्छा पावर ex था, ये वेरिएबल के नाम गलत लिख दिए हैं बस। रेज टू बेस, बेस की वैल्यू बेस है, ये होगा। रन करेंगे फिर से और यहाँ आएंगे 2 5, पावर 5 रेज टू बेस 2 इज नन। मैम ये पी नहीं समझ में आ रहा। p नहीं समझ में आ रहा मतलब, ये जो ये p दिया हुआ है ये, यस मैम। अच्छा अभी बताते हैं। देखिए ये b है, किस नंबर को पावर देनी है ये वैल्यू b में आएगी।
कितनी वैल्यू पावर देनी है, ये वैल्यू पी में आएगी। और बी को वैल्यू कहां से मिल रही है, बी को वैल्यू कहां से मिल रही है, बी को वैल्यू मिल रही है बेस से, ये बेस से। है ना। और पी को वैल्यू कहां से मिल रही है, ईएक्स से। यस मैम। ठीक है, अब हमने कहा, ये लाइन हम ऊपर लिख देते हैं इसके, हमने कहा कि जो है आप यहां पर 1 सेकेंड, हमने कहा कि आप सबसे पहले एक बेस के लिए वैल्यू मांगिए कि आपको किस नंबर को पावर देनी है। वो वैल्यू बेस में आई, कितनी पावर देनी है वो ईएक्स में आई। और इसके बाद हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया है, तो बेस की वैल्यू अगर 2 थी तो 2 यहाँ आया, और ईएक्स की वैल्यू 5 थी तो 5 यहाँ आ गया। फंक्शन कॉल होने पर क्या हुआ कि बेस की वैल्यू कॉपी होकर के किस में चली गई, बी में, और ईएक्स की वैल्यू कॉपी होकर के किस में चली गई, पी में। क्योंकि जब फंक्शन कॉल किया था तो बताया भाई 2 आर्ग्यूमेंट है। अब हमें ये करना था, बी को पी टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। किसी भी नंबर को जब आप पावर देते हैं तो नंबर को उतनी बार गुणा ही तो करते हैं, तो बी का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार करना है, पी बार, यही तो है। यस मैम। तो अब सबसे पहले ये काम एक बार में तो होना नहीं है, तो लूप चलेगा, और बार बार मल्टीप्लाई करना है लूप के अंदर। तो आपको शुरू से ये बात बताई गई है कि कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरिएबल को जिसमें आप ये काम करने जा रहे हैं उसको 1 से इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से इनिशियलाइज करेंगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमने x को क्या किया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन की स्टार्टिंग 1 से हो। अब रेंज हमने लगाई कि 1 से शुरू करिए, p तक जाइए, यानी p की वैल्यू 5 है तो 5 बार ये लूप चलेगा। इस लाइन से तो बस इतना ही पता चल रहा है कि ये लूप 5 बार चले। अंदर हमने क्या किया, अंदर हमने x को यहाँ पर डाला, और x में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, x की वैल्यू जो है b इंटू एक्स कर रहे हैं, यानी हर बार b मल्टीप्लाई हो रहा है x की वैल्यू से। b कभी नहीं बदल रहा, b अगर 2 था वो हर बार 2 ही है, x ही बार बार बदल रहा है। x पहले 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है, और इस वजह से हर बार लूप में x की वैल्यू अपडेट हो रही है। और यही चीज हमने यहाँ पर समझाई, x की वैल्यू पहली बार 2 हुई, फिर 4 हुई, तो जो अपडेटेड वैल्यू है वही आगे मल्टीप्लाई होती जा रही है 2 से, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती जा रही है, मतलब स्टोर होती जा रही है। अभी हमने प्रिंट कराया नहीं है, अभी हम x को प्रिंट कराएंगे। यस मैम। तो p लिया गया है पावर के लिए। लूप के बाहर आकर के, यहाँ पे लूप के बाहर आएंगे, फॉर के बाहर, फंक्शन के बाहर नहीं आएंगे। और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं x को, तो ये x प्रिंट हो रहा है ऐसे। अब हमने यहाँ पे, और बल्कि अगर हम चाहें तो इसको और अच्छे से प्रिंट, मतलब चीजें करानी है, तो ये लाइन हम जरूरी नहीं कि यहाँ रखें, इसको यहाँ कट कर देते हैं। यहाँ सिर्फ फंक्शन कॉल किया है और प्रिंटिंग हम यहाँ करा दे रहे हैं, ये ऐसे करा दे रहे हैं। और अब हम इसको रन कराएंगे। तो रन कराने पर देखिए हम यहाँ पर आ गए अपने शेल विंडो में। कितना देना है 2, कितना देना है 5। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, पावर 5 रेज्ड टू बेस 2 इज 32। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना। ये पावर है, ये बेस है, 2 पावर 5 32। अब दोबारा से एक बार रन करके देखेंगे। इतना तो कंफर्म हो गया कि अगर हम छोटी वैल्यू दे करके चेक कर लिया, अब दोबारा आप रन कराइए। अब अगर आपने बेस दे दिया मान लीजिए 10, और पावर दे दिया आपने, सपोज बेस दे दिया हमने 10 और पावर दे दी हमने 5, तो देखिए आपको मिल गया यहाँ पे 1 लाख। अब आप कोई भी वैल्यू देंगे तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। छोटी वैल्यू से आपने चेक कर लिया कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं सही आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप चेक करते हैं और आपका काम हो जाता है। अब बताइए पहले कि कोई ऐसा है जिसे ये चीज समझ में ना आई हो तो बताएं। सबको क्लियर है? मम्मी 2 बार प्रिंट क्यों दिया गया है, प्रिंट प्रिंट? दीजिए साहब, अब ठीक है। क्या मतलब 2 बार भी दे सकते हैं क्या प्रिंट? नहीं 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 नहीं, 2 बार नहीं दे सकते, लेकिन वो सिंटैक्स एरर नहीं होती है, तो इसलिए वो उसको एरर की तरह से आइडेंटिफाई नहीं करता। लास्ट में नहीं क्यों आ रहा? हाँ वो इसीलिए आ रहा है कि 2 बार हमने प्रिंट दिया हुआ है।
एक सेकेंड, इसको क्लोज करेंगे तभी दोबारा आएगा, नहीं तो बहुत नीचे पहुंच गए हम। यहाँ आते हैं अपने प्रोग्राम पर, रन करा रहे हैं इसको हम, F5 किया। अब हम आए अपने शेल विंडो में, यहाँ कहा 2, यहाँ कहा 10 और एंटर किया गया। ठीक है, तो वो नन इसीलिए आ रहा था कि 2 बार प्रिंट हो गया था। ठीक है, सही है आउटपुट आपका? यस मैम। यस मैम सही है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो जैसे अब सी इससे पहले चलता था, तो सी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अक्सर ये क्वेश्चन सी लैंग्वेज के पेपर में आता था। तो बच्चों को पाव फंक्शन तो पता होता था कि सी में भी पाव फंक्शन होता है, जैसे आपने पाइथन में पढ़ा है सी में भी पाव, लेकिन बिना फंक्शन के कैसे कैलकुलेट करें तो कंफ्यूजन होता था। तो ये चीज वहां पर अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। पर अब आपके पाइथन में आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई अभी फिलहाल हमने, क्योंकि 2-4 बार एग्जाम हो जाए तो हमें भी पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल हम तो अपने हिसाब से कुछ सैंपल आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप पाव फंक्शन से ही पावर रेज करें। अगर आप चाहें तो बिना फंक्शन के भी आप खुद का फंक्शन डिफाइन करके ये काम कर सकते हैं। क्लियर? बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो वो फंक्शन का नाम पहले से बने हुए किसी फंक्शन के नाम से मैच नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर यहाँ ये पाव लिखें तो फिर आपको एरर फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पाव एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी है। तो नाम ऐसा ही लिखना चाहिए जो कि किसी बने बनाए फंक्शन से मैच ना करता हो। दूसरा जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये तो हमारा पावर का फंक्शन था। अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं, एक नई फाइल खोल रहे हैं और हम एक नया प्रोग्राम यहाँ पर करने जा रहे हैं जिसमें हम एलसीएम निकालना चाहते हैं। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप में से बताइए कि एचसीएफ यानी जीसीडी कितने लोगों ने निकाला? किसी का निकला? कोई ऐसा है जिसने जीसीडी निकाल लिया है? राज, राम, आप लोगों ने? मेघा? नहीं निकला है। दीपिका? विशाल, शिवम? कोई नहीं, किसी ने भी नहीं निकाला? ट्राई करना पड़ेगा। नो मैम, निकाला नहीं। मतलब अभी ट्राई नहीं किया आप लोगों ने? ट्राई किया तो नहीं निकल पा नो रहा। मैम। आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपसे अभी निकला नहीं। चलिए खैर, तो हम इसलिए ये बात पूछ रहे थे आपसे क्योंकि अगर हम आपको एलसीएम निकालना बताते हैं तो एलसीएम निकालने में आपको जीसीडी निकालना खुद ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर शायद थोड़ा बहुत मैथ्स याद हो तो ये ध्यान होगा कि अगर किसी भी दो नंबरों का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एचसीएफ या जीसीडी। यानी प्रोडक्ट किसका? उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। यदि आप एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? एलसीएम मिल जाता है। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब आपको जीसीडी या एचसीएफ पहले निकालना ही होगा। तो ये काम यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन एलसीएम टेकिंग 2 arguments to return। मैम दिख नहीं रहा है। हाँ एक सेकेंड, अभी दिखेगा। अब दिख रहा है? To return LCM of 2 numbers entered by the user। ये क्वेश्चन है आपका। आपसे कहा गया कि एक एलसीएम फंक्शन लिखिए जो 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उन दोनों नंबरों का एलसीएम रिटर्न करेगा। तो हमने कहा पहले तो हम नंबर मांग लेते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर वैल्यू 1। फिर हमने b इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर वैल्यू 2। इतना तो हमने ये ना यहाँ पर कर लिया। अब फंक्शन हमें कॉल करना है तो फंक्शन का नाम एलसीएम हमें दिया गया है और a और b की वैल्यू का फंक्शन आना है। ये कर दिया। ये तो हो गया मेन प्रोग्राम। पर मेन प्रोग्राम में फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन कहाँ लिखेंगे? मेन के ऊपर।
तो यही फंक्शन लिखेंगे DEF LCM, डिफाइन LCM x, y। आप a, b भी ले सकते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं, देखने में वो सेम लग सकते हैं, लेकिन वो दोनों सेम होते नहीं है, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने कहा अब हमें क्या करना है, हम पहले आपको प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं और आपको रिजल्ट भी दिखा देंगे कि क्या हमारा रिजल्ट सही आया। उसके बाद हम आपको इसका ड्राई रन समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इज इक्वल टू x इंटू वाई, फिर हमने कहा फॉर i इन रेंज 1, p+1, sorry, if first value is in x mod I equals to 0 and y mod I equals to 0। अगर ऐसा है तो क्या करिए, h इज इक्वल टू कर दीजिए i, और बाहर आकर के लूप के कहेंगे LCM इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई h, प्रिंट GCD is h, print LCM is LCM। पहले से रन करा के देखते हैं। ये देखिए, ये हमने वैल्यू एंटर कराई 1, हमने फर्स्ट वैल्यू दी 12 और दूसरी वैल्यू दी 4। तो आपने कल ही देखा था कि GCD क्या आना चाहिए 4, और दोनों का एलसीएम क्या होगा 12। एलसीएम का मतलब वो नंबर, ऐसा नंबर जिससे कि ये दोनों डिवाइड होते हो, बड़ी से बड़ी वो वैल्यू, सॉरी छोटी से छोटी वो वैल्यू जिससे कि ये दोनों डिवाइड होते हो, तो वो आपका है 12। आप अगर अपने मैथमेटिकल तरीके से मैथ्स के अनुसार एलसीएम निकाल के देखेंगे तो आप सबको पता होगा कि 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है, 12 है ना। तो आपको ये चीज मालूम है। अब हमने रिजल्ट तो चेक कर लिया कि रिजल्ट सही आ रहा है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हम दोबारा से अपना प्रोग्राम कुछ ऐसी वेग वैल्यूज दे करके देखते हैं कि अब क्या हम, मतलब हमें पता तो है ही कि हमारा आंसर सही आ रहा है। तो बस यहाँ क्या करेंगे, अब दोबारा से ये प्रोग्राम रन कराया। अब क्या वैल्यू दे दें हम, मान लीजिए हमने दे दिया 625 और दूसरी वैल्यू दे दी हमने सपोज कितनी दे दें, सपोज हम 300 दे देते हैं। तो देखिए उसने बताया कि GCD 25 है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो है 25 और दोनों का एलसीएम क्या है 7500। किसी को भी डाउट है तो बताइए कि रिजल्ट तो सही आ रहा है, इतनी चीज तो समझ में आ गई, ये तो क्लियर है। यस यस मैम। ठीक है, अब बस ये देखेंगे कि आखिर ये फंक्शन निकला कैसे, मतलब ये हमने क्या बनाया और क्या किया। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर आपको ड्राई रन करके दिखा रहे हैं इस चीज का, ड्राई रन करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये ड्राई रन, मतलब क्या करा हमने। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 12 थी और y की वैल्यू थी 4। देखिए HCF भी निकल गया, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये 2 लाइनों की जरूरत नहीं है, तो HCF आ गया है। अब HCF हमें निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि LCM निकालने के लिए HCF होना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला शुरू से हम पढ़ते आए हैं कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन HCF। तो LCM निकालने के लिए HCF की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट निकाल लिया, और P की वैल्यू क्या हो गई, अगर 12 इंटू 4 था तो P की वैल्यू हो गई 48। लूप हमने चलाया I का, कहां से कहां तक, ये लूप चलेगा 1 से और कहां तक चलेगा 48 तक चलेगा। पहली बार जब लूप चला तो क्या हुआ, चलना तो ये 48 टाइम्स है, लेकिन अभी हमारा लूप पहली बार चला। तो जब लूप पहली बार चला तो हमने ये चेक किया कि क्या 12 लूप की वैल्यू से, यानी 1 से, जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई की वैल्यू 1 है। तो हमने यहाँ पर यही चेक करा कि क्या 12 1 से पूरी तरह डिवाइड होता है, यानी कि 12 को 1 से डिवाइड करने पर नीचे 0 बचता है, और 4 को भी 1 से डिवाइड करने पर क्या नीचे 0 बचता है, यही तो कंडीशन है यहाँ पर।
अगर ऐसा होता है तो क्या करिए, यदि ऐसा है तो क्या कीजिए कि h नाम का एक वेरिएबल लिया है HCF के लिए, उसमें i की वैल्यू आ जाए जो कि क्या है 1। ऐसा हमने किया। तो जब पहली बार ये लूप चला तो पहली बार लूप चलने पर ये चीज सही हो गई, क्योंकि 12 भी 1 से डिवाइड होता है और 4 भी 1 से डिवाइड होता है, तो h में 1 आ गया। इसके बाद हमने दूसरी बार लूप चलाया, अब i की वैल्यू एक बढ़ गई, i की वैल्यू हो गई 2। तो फिर कंडीशन लगाई कि क्या 12 पूरी तरह से 2 से डिवाइड होता है, और फिर यहाँ ये भी कहा कि क्या 4 पूरी तरह से 2 से डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, 12 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। तो h की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर हमारा लूप तीसरी बार चला, अब i की वैल्यू क्या हुई, i की वैल्यू हो गई 3। और फिर हमने कहा कि क्या 12 पूरी तरह से 3 से डिवाइड होता है, और साथ ही साथ क्या 4 भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड होता है। तो 12 तो डिवाइड होता है लेकिन 4 3 से डिवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से h में i की वैल्यू नहीं आई। यानी तीसरी बार लूप चलने पर h की वैल्यू क्या रही 2 ही रही, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चौथी बार लूप चला, तो जब चौथी बार लूप चला तो i की वैल्यू हुई 4। फिर कंडीशन चेक हुई कि क्या 12 पूरी तरह से 4 से डिवाइड होता है, और साथ ही साथ क्या 4 भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड होता है। इस बार तो 12 भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 है, और 4 भी डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 है। तो इस बार h की वैल्यू क्या हो गई, वही जो i में था। अब इसके बाद लूप तो आपका 5 से लेकर के 48 तक चलेगा, लेकिन अब इसके आगे कोई भी ऐसी कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे 12 5 से डिवाइड नहीं होता, 4 भी 5 से डिवाइड नहीं होता। अब ऐसे तो बहुत से नंबर है, 12 तक तो चलिए 12 की डिविजिबिलिटी चेक भी होगी, लेकिन 4 की तो डिविजिबिलिटी इसके आगे चेक ही नहीं होगी, क्योंकि 4 ना तो 5 से डिवाइड हो सकता है, मतलब अपने से बड़ी वैल्यू से कैसे ही डिवाइड होगा, हो ही नहीं सकता, 5 6 से लेकर के 48 तक। तो ऐसी कोई कंडीशन इसके आगे ट्रू नहीं मिलेगी जिसमें 12 और 4 दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो सके, क्योंकि अब हर वैल्यू 4 से बड़ी है, लूप की वैल्यू 4 से बड़ी हो चुकी है। तो लास्ट टाइम लूप पूरा 48 टाइम चलेगा, लेकिन ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ होगा जहां पर h के अंदर i की वैल्यू आई होगी, और लूप के बाहर आकर के हमने यही वैल्यू प्रिंट करा दी, और इससे हमने जीसीडी या एचसीएफ निकाल लिया। सबको क्लियर है ये लॉजिक? तो इस तरह से हमने एचसीएफ निकाला। अब जब हमें वैल्यू 3 होनी चाहिए ना, h की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए ना, 4 हो जाएगी मैम। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं h में किसकी तो वैल्यू है? मैम जो वो आप तीसरी बार लूप चलाए उसमें वो कह रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए उसमें नहीं। ये तीसरी बार नहीं कह रहे हैं, ये यहीं पे कह रहे हैं कि जब इससे पहले h2 था तो यहाँ पर h क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। शिवांकर यही क्वेश्चन है ना आपका? यस मैम। है ना? तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो h में वैल्यू किसकी आए i की। जब ये चौथी बार लूप चला तो i की वैल्यू क्या थी 4 है, तो h में किसकी वैल्यू आ रही है i की। h की वैल्यू बढ़ाई नहीं जा रही है, जैसे कभी कभी आपने देखा था कि ये कंडीशन ट्रू हो तो वैल्यू इंक्रीज हो बाय 1, यहाँ इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पर वो वैल्यू h में आ रही है जो वैल्यू i की है। तो इसीलिए यहाँ पर h में 4 आया है क्योंकि i की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ऐसे करके लूप में 2 लिखना भूल गए आप। 3 बार लूप चला तो h की वैल्यू 3 होनी चाहिए। नहीं 3 होगी भैया, क्यों 12 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना। यस मैम। तो i की वैल्यू h में कैसे आएगी, तो i की वैल्यू h की वैल्यू वही रहेगी जो इससे पहले थी। यस मैम। h में i की वैल्यू तभी आएगी जब ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। ऑपरेटर कौन सा लगा है एंड। यस मैम। यहाँ तक तो ये दोनों कंडीशन ट्रू थी, 12 और 4 दोनों 1 से डिवाइड हुए, 12 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हुए, तो h में 2 आ गया। लेकिन 12 3 से तो डिवाइड हुआ पर 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो h की वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो इससे पहले जैसी थी वैसी ही रही। फिर अगली बार लूप चला तो 12 भी 4 से डिवाइड हुआ और 4 भी 4 से डिवाइड हुआ, तो h में 4 आ गया। पर इसके बाद लूप तो 5 से लेकर 48 तक चलना है, लेकिन 4 तो अब आगे किसी भी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 के नीचे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर उससे बड़ी हो गई। i की वैल्यू अब 5 6 7 8 होगी ना, तो क्या 4 कभी 5 6 7 8 या 48 से डिवाइड हो सकता है? कभी भी नहीं। अपने से बड़ी वैल्यू से कैसे डिवाइड हो जाएगा? न्यूमरेटर आप इंटीजर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू तो आनी नहीं है। तो जब नहीं होगा तो ऐसा आखिरी बार ही हुआ कि जब h में वैल्यू आई 4
और अगर h में वैल्यू 4 आ गई है तो बस यहीं पर हमने क्या किया, फॉर्मूला बाहर निकल करके हमें पता ही था, हमने एलसीएम, h तो ऐसे ही मिल गया हमें, और एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या लगाया है, प्रोडक्ट अपॉन HCF। तो प्रोडक्ट दोनों का क्या है 48 और HCF क्या है 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको LCM। इस तरह से ये लॉजिक इसमें फॉलो होगा, देख लीजिएगा समझ के। अभी भी इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन फिर से देंगे, फिर समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एक बार में ही स्क्रीनशॉट मिल जाए। अब आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चन का। हो गया। तो ये हमने किया यहाँ पर एलसीएम निकालने का, जिसकी मदद से आप एलसीएम तो निकाल ही चुके हैं। तो अगर एलसीएम निकालने का कभी भी काम आपको हो तो एचसीएफ आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब एक ही प्रोग्राम में एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजों को हमने निकालना सीख लिया। अब हम अगला एक और अपना प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर फंक्शन लिख रहे हैं, राइट अ फंक्शन is PAL to take one integer argument and return if number is palindrome or not। यानी कि आपको एक फंक्शन लिखना है जिसमें एक इंटीजर लेना है और जो इंटीजर आपने लिया उसे चेक करके बताना है कि क्या वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि पैलिंड्रोम वो नंबर होते हैं जिनमें आप उल्टा सीधा दोनों को एक जैसा पढ़ लेते हैं, जैसे 121 या 1221 या 12321, कुछ भी ऐसा नंबर जिसको आप राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड पढ़ें वो एक जैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम नंबर्स कहते हैं। और ऐसे स्ट्रिंग जो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड एक जैसे प्रोनाउंसिएट होते हैं उनको हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये फंक्शन हमारा जो है वो इंटीजर पे काम करने के लिए बनाना है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन की डेफिनेशन ही लिख लें। फंक्शन हमने लिखा इज पैल, हमसे पहले ही कहा गया था नंबर को चेक करना है, एक इंटीजर लेना है, एक आर्ग्यूमेंट दी, और अभी यहाँ कुछ करेंगे। फिलहाल n को वैल्यू कहाँ से मिलेगी तो हम अपना मेन कोड लिख देते हैं। हमने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू INT, एक नंबर मांगना है। मैम जो आप राइट कर रही है वो सीन नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि हमें एक इंटीजर लेना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर। अब बस यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल करना है, इस पहल हमने दिया और फंक्शन के अंदर अपनी आर्ग्यूमेंट हमने डाल दी। ये मेन कोड है हमारा पूरा का पूरा। इस हिस्से को हमने आपको कल भी बताया था, फिर भी बता दे रहे हैं कि ये मेन कोड है या मेन सेक्शन कहलाता है हमारे प्रोग्राम का, और ये वाला हिस्सा जो है फंक्शन की डेफिनेशन है। अब नंबर को n को वैल्यू मिल गई a से, अब बस हमें सिर्फ n को चेक करना है कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो बहुत आसान है, पैलिंड्रोम चेक करना आपको आता ही है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर का रिवर्स निकालना है। तो रिवर्स के लिए एक वैल्यू ले लेंगे, आपको सबको लॉजिक पता है। आप एक लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज, कहाँ से लूप चले 1 से कहाँ तक चले, ये लूप चले हमारा रिवर्स निकालने के लिए तब तक चले क्योंकि मैं सबसे पहले डिजिट्स को सेपरेट भी करना होगा। अभी तो हमें ये नहीं पता ना कि नंबर में कितने डिजिट हैं। 121 भी दिया जा सकता है, 1221 भी दिया जा सकता है, 12321 भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, 123321 भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें डिजिट्स को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक डिजिट्स को तोड़ेंगे नहीं तब तक उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे कैसे। तो आपको ये बात भी अच्छे से ध्यान होगी, या शायद ना भी हो तो फिर बता दे रहे हैं कि डिजिट्स को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो काम आप व्हाइल लूप से ही कर सकते हैं। फॉर से पाइथन में आप डिजिट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जावा में, सी में, C++ में कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में ये काम व्हाइल लूप से ही करना है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो लूप की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे पहले नंबर से, फिर क्या कहेंगे कि ये लूप कब तक चले, जब तक कि लूप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ये यहाँ कंडीशन लगा दी। और यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए D लिया और क्या कह दिया i mod 10। ये तो डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गए। रिवर्स निकालना है तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, और इसके बाद स्टेप वैल्यू दे देंगे। स्टेप वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू i ऑब्लिक 10।
और लूप के बाहर आकर के हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमें मिला है आर में, यदि वो नंबर जो आर में आया है वो बराबर है किसके, एन की वैल्यू से। यदि ऐसा है तो क्या करिए, तो प्रिंट कर दीजिए एन इज अ पैलिंड्रोम। नहीं तो क्या प्रिंट कीजिए, n is not a palindrome। रन कराएंगे, फंक्शन का नाम लिखा हमने और यहाँ पर हम जाएंगे अब अपनी शेल विंडो पर और आप देख पा रहे हैं हमने क्या नंबर दिया है, इज नॉट अ पैलिंड्रोम दिखा रहा है। अच्छा देखेंगे क्या गड़बड़ किया है, इसको हम मैम क्लोज कर। आपने r इक्वल टू 1 दिया है, वहाँ पे 0 होगा। एक सेकेंड ना, आर रिवर्स है, हाँ ठीक है, इसको 0 कर देंगे तो पहली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब इसको हम रन करा रहे हैं और यहाँ से आगे हम इस पे 1 2 1 दिया, ये देखिए पैलिंड्रोम है। दोबारा से रन कराते हैं, दोबारा से रन कराते हैं, 1 2 3 3 2 1 दिया तो भी देखिए कितना भी बड़ा नंबर देंगे वो आपको सही आउटपुट देगा। अब एक बार फिर से रन करा रहे हैं और अब की दे दिया 1 2 3 3, ये दे दिया तो एंटर करने पे क्या कह रहा है, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम का लॉजिक जिन जिन लोगों को क्लियर होगा या याद होगा या उन्होंने समझ लिया होगा, याद का मतलब रटा हुआ नहीं होगा पर ध्यान होगा उनको, तो उनके लिए तो ये चीज समझना आसान है क्योंकि वो पूरा लॉजिक हमने बस यहाँ डाल दिया, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। फंक्शन के अंदर पूरा लॉजिक डाला है और फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लिया है। फिर भी आपको एक बार समझा देते हैं कि यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे अगर हमने नंबर लिया था, मान लीजिए ए में वैल्यू होती 121, तो जब पहली बार लूप चला तो डी की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। आर की वैल्यू सबसे पहली बार क्या हुई, आर इज इक्वल टू आर इंटू 10 कहा है, आर इंटू 10, लेकिन आर की शुरुआती वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 इंटू 10 प्लस डी में क्या आया, 1, तो जिसकी वजह से हमें क्या मिल, सॉरी 0 इंटू 10 है तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। पहली बार लूप चला तो आर की वैल्यू 1 हुई। लूप कितनी बार चलेगा, लूप चलेगा 3 बार। क्यों चलेगा 3 बार, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर लिया है। फिर अब चला, डिजिट को तोड़ने के लिए। हाँ डिजिट को तोड़ने के लिए है, तो जितने डिजिट होते हैं उतनी बार लूप चलता है। दूसरी बार जब लूप चला तो डी में क्या वैल्यू आ गई, 2, पीछे से चलता है, पहले ये वाला 1 निकला, अब ये 2 निकला, और अब आर की वैल्यू क्या हो गई, आर इज इक्वल टू, फिर यही कहा है आर इंटू 10, लेकिन अब आर की वैल्यू बदल चुकी है, आर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1, तो 1 इंटू 10 प्लस डी, तो 1 इंटू 10 कितना होता है, 10, और 10 प्लस 2 कितना होता है, 12। दूसरी बार लूप चलने पर आर की वैल्यू हो गई 12। अब चलेगा आखिरी बार लूप, यानी कि तीसरी बार, आखिरी बार लूप चला तो डी फिर 1 हो गया, पहले ये वाला 1 निकला था, फिर ये 2 निकला था, और अब ये वाला 1 निकला यहाँ पर। तो फिर आर की वैल्यू क्या हो गई, आर इज इक्वल टू आर, जो कि अब क्या हो चुका है, 12 इंटू 10 प्लस 1, तो 12 इंटू 10 कितना होता है, 120, और 120 प्लस 1 कितना होता है, 121। तो जब आखिरी बार हमारा लूप चला तो उस समय पर आर की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 121 हो चुकी थी। इसके बाद लूप तो चलेगा नहीं। लूप से बाहर आए तो हमने यही चेक किया कि आर में जो वैल्यू आई है और एन में जो वैल्यू हमें मिली थी, यदि दोनों बराबर हैं तो ये नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं तो ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपको हमने कल, जहां तक हमें याद है, शायद हमने स्ट्रिंग के लिए दिया था कि आपको स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पर स्ट्रिंग में आप क्वेश्चन, रिमाइंडर या डिजिट एक्सट्रैक्शन नहीं करते भाई, वो तो स्ट्रिंग है, तो उसके लिए कुछ और लॉजिक, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हम आपको बता चुके हैं, बस वही लॉजिक आपको अपने फंक्शन में डालना है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ।
ठीक है, तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। देखिए, समझना आप ही लोगों को है, समझिए। आप समझने में जो समस्याएं आ रही हैं उसको पूछने में मत हिचकिचाइए, है ना। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ग्रुप में कोई क्या सोचेगा या मैम क्या सोचेंगी। मैम कुछ नहीं सोचेंगी। मैम तब सोचेंगे जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तब तो हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल की मेहनत, ग्राउंड लेवल तक जाकर के मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन हमें अच्छा तब लगेगा जब कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप प्लीज उसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लीजिए। पर जब हम कोई क्वेश्चन करें तो आप लोग भी प्लीज आंसर कीजिए। सब लोगों का जब जवाब आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग जवाब नहीं देते हैं, या मतलब आइडियली बैठे रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, या पता नहीं हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, गलत ही बोलिए, मगर कम से कम बोलिए। आपको क्या पता, हो सकता है आंसर आपका ठीक ही हो। और दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन हम देते हैं आपको असाइनमेंट के लिए, जैसे हमने 2 या 3 क्वेश्चन दिए, तो इतना 2-3 क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा यदि समय लगा तो 1 घंटा मान लीजिए। तो 1 घंटे की क्लास थी, और 1 घंटा अगर आप असाइनमेंट के लिए देते हैं तो सिर्फ 2 घंटे आपको देने हैं अपनी ओ लेवल के स्टडी के लिए। वो तो सिर्फ है, बाकी आप अपना जो पढ़ रहे हैं देखिए वो तो आप पढ़िए, आप ओ लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डे टू डे अपने असाइनमेंट्स को करते चलिए, प्रॉब्लम आएगी, नहीं आंसर आएगा, वो अलग बात है। लेकिन हम भी ये सुनना चाहते हैं कि आप लोग कहें हाँ मैम ट्राई किया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये नहीं हुआ। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता जब कहते हैं कि मैम ट्राई ही नहीं किया, या अभी टाइम नहीं मिला। क्योंकि देखिए इतना टाइम तो सबके पास होता है। अगर हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ना यूज करें, या हम फेसबुक ना यूज करें, एक दिन सोचते हैं नहीं फेसबुक नहीं यूज करना है, बट एटलीस्ट हम अपने जितने भी असाइनमेंट्स मैम ने हमें दिए, क्वेश्चन दिए, या जो आज हमने क्लास की उस पर एक बार रिव्यू करें जाकर के यूट्यूब पे, ताकि कोई डाउट हो तो हम अगले क्लास में पूछ सकें। फंक्शंस का डाउट फंक्शन के चैप्टर में पूछने पर आप जितनी अच्छी से समझ सकेंगे। आज फंक्शन का चैप्टर यदि खत्म हो जाता है और आप हमसे स्कोप एंड ऑब्जेक्ट पे जाकर के या फाइल प्रोसेसिंग पे जाके पूछें, तो हम तो समझा ही देंगे, लेकिन तब आपको ही समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो टॉपिक बाय टॉपिक अगर डाउट क्लैरिफिकेशन आपके होते रहेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। दैट विल हेल्प यू टू इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक एज वेल, है ना। और बाकी तो देखिए, डाउट को समझाने के लिए हम हर समय तैयार हैं। आप हमें किसी भी समय बोलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम तो बदनाम ही इसी ने कि रात में 12 बजे भी बच्चा पूछ लेता है तो हम तैयार रहते हैं कि हाँ भाई बताओ। तो अब हमने व्हाट्सएप सब छोड़ दिया, इसीलिए कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चंस को विदाउट एनी हेजिटेशन रखिए। देखिए आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं, तो ये चीज हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को किसी तरह से कोई भी। अच्छा शिवांकर जी, अच्छा ये शिवांकर तुम्हारी इस बात से हम अग्री नहीं कर रहे हैं। कौन कौन ऐसा है जरा बताना जो हमसे डरता है। डरता कौन कौन है, डर किसको लगता है। मैं ठीक, तुम हाँ, चलो शिवम को नहीं लगता। और कितने लोग हैं जिन्हें नहीं लगता है, बोलो भैया। मैम मुझे नहीं लगता, मैं बस रिस्पेक्ट करती हूँ। अरे रेस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। अब ये थोड़ी कि रात में 12 बजे आप कॉल करोगे और आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है सबसे। ये तो Yes, अपना ma'am. भी, हम अपना भी कॉमन सेंस यूज करते हैं कि भाई अगर मैम को कॉल करके कोई या मैम को मैसेज करना है और कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो जाहिर सी बात है एक टाइम पे ही पूछेंगे। और ये जरूरी नहीं कि हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर दें। हाँ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा 100%, और तुरंत ही मिलेगा। तुरंत का मतलब ये नहीं कि रात में 10 बजे अगर मैसेज आया है तो हम 10 ही बजे दें। हम आपको नेक्स्ट क्लास के या उस थोड़े टाइम के बाद तक दे देंगे, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है। हाँ भाई दीपिका क्या कह रही थी बताइए। मैम किसी को डरना भी नहीं चाहिए, वैसे सबको रिस्पेक्ट ही करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी है। तो समझे शिवांकर महोदय, आप ही डरते हैं। और आप क्यों डरते हैं, डरता वही है जो गलत करता है। सही होता है वो कभी नहीं डरता है। कल का होमवर्क नहीं किया अभी तक मैं। हाँ तो होमवर्क नहीं किया तो डरना जरूरी है। अभी वहां होते तो फिर 2-3 अभी लपड़ लग गए होते आपको। क्या बोलते हैं लखनऊ की भाषा में, कंटाप। तो और कौन है, क्या शुभांकर आपको डर लगता है। नो मैम, डर नहीं लगता। हाँ डर नहीं लगता। तो देखिए क्वेश्चंस पूछने में डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज क्लियर नहीं हो, हम बार बार आपको बोलते हैं, और शुरू से हमने बोला है आप 2 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि चीजों को आप समझें, क्योंकि आप समझने के लिए आए हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप चीजों को समझते हुए जाएं। मेघा आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं भाई। यस मैम। अच्छा मैम आपकी, को अपनी गलती लगती है कि हमने होमवर्क नहीं कर पाते बस। हाँ तो इसके लिए ये करना आज कि शिवांकर से कहना 2 थप्पड़ तुमको मारेगा और तुम शिवांकर के 2 थप्पड़ लगा देना हमारी तरफ से।
तो गलती की सजा मिल जाएगी, है ना। जी हो चुका है। चलिए खैर, तो ये चीजें हैं, देखिए भाई ये समझते रहिए, और जो डाउट है पूछिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम इसके लिए, गलत काम करने के लिए डरिएगा, कोई गलत काम आप ना करें किसी के भी लिए, ना यहाँ के लिए, ना अपने घर में या आसपास। तो खैर इतनी बात करते हैं, इसके बाद अभी देखते हैं समय कितना बचा है। समय तो अब बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी हम एक जल्दी से क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। आप, हो सकता है हम आज समझा ना पाए, लेकिन ट्राई करेंगे हम एक जल्दी से बना के दिखा दें एक और क्वेश्चन आपको, जो आज का हमारा टारगेट भी था। राइट अ फंक्शन टू प्रिंट फंक्शन प्राइम सीरीज टू प्रिंट सीरीज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। यानी आपको एक रेंज दे दी गई 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है। अब आप देखिए इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेनी है, तो हर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट हो, हर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी हम आज क्वेश्चन बना के लिख के दिखा दे रहे हैं, सॉल्यूशन आपको दिए दे रहे हैं। अगर इसको हम समझा नहीं पाएंगे तो नेक्स्ट सेशन में समझा देंगे। तो हमने यहाँ कहा फॉर आई इन रेंज 1,101 सीरीज बनानी है। आप सबको अच्छे से पता है, यहाँ पर एक आपको काउंटर वैल्यू लेनी होगी, प्राइम नंबर का ही लॉजिक अप्लाई करना है, आपको सबको पता है। अब क्या करना है, 1 से लेके 101 तक चला है, हर नंबर को आपको चेक करना है कि क्या वो प्राइम है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि इफ आई एक लूप चला वहां से लेकर के, इसके अंदर एक लूप और चलेगा। सी को यहाँ पर 0 कर देते हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। और जे इन रेंज कहाँ से चलो, 1 से चलो कहाँ तक, आई तक। और अब आप कहिए कि इफ आई मॉड जे इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा है तो c इज इक्वल टू c+1 करिए, इंटरनल लूप से बाहर आइए, और आप कहिए यदि c की वैल्यू है 2 तो क्या करिए, तो उस नंबर को आप प्रिंट कर दीजिए। किस नंबर को प्रिंट करिए, जो i में है, कॉमा एंड इज इक्वल टू ये। और बस यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा प्रोग्राम पूरा बन गया है। मेन में आएंगे और मेन में हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, बस इतना ही करना है। ज्यादा से ज्यादा है तो एक लाइन प्रिंट करा सकते हैं, सीरीज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इज, सेव करिए। और इसको हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे। ये देखिए 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स थे उनकी सीरीज प्रिंट हो गई है। ये प्रोग्राम आपको पहले भी बनवाया जा चुका है ना, बस आपको इसे समझना है, लॉजिक समझना है, बाकी कुछ नहीं है। आउटपुट सही आ रहा है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे पहले कि हमारी क्लास खत्म हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार कोशिश करिएगा अपने आप से लॉजिक समझने की। अगर नहीं है तो फिर आपको हम बताएंगे, और एक ही क्वेश्चन आज के लिए दे रहे हैं, और कल के जो 2-3 क्वेश्चन जो भी दिए थे वो भी हैं। कल आप सब बताएंगे कि इतना हो गया है। क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए प्लीज। बिटवीन रेंज गिवन बाय द यूजर, ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। पहले क्वेश्चन में तो 1 से लेकर के 100 तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करें, लेकिन जो असाइनमेंट है उसमें आपको क्या करना है कि आपको यूजर से 2 नंबर मांगने, दोनों में से जो नंबर छोटा हो उससे बड़े नंबर तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने। जैसे अगर यूजर ने मान लीजिए दे दिया 5 और दे दिया 500, तो 5 से 500 के बीच के प्राइम नंबर प्रिंट कीजिए। अगर यूजर ने दिया 500 और 5, तो भी 5 से 500 तक के प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। यानी यहाँ तो पता था कि 1 से 100 के बीच करना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यूजर से 2 नंबर मांगने हैं और उस रेंज के प्राइम नंबर की सीरीज आपको प्रिंट करनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल हम इसका आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो
वैसे एक बार प्राइम नंबर का लॉजिक समझ लीजिएगा, प्राइम की सीरीज में हमने बनाने का आपको लॉजिक समझाया है, तो बस वही पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ फंक्शन में डाल दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो आप लोग जो है सारी चीजें करेंगे, वीडियोस देखिए, रिवाइज करिए वीडियोस को, आप लाइक करिए, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो है अपने गूगल पे जाके रिव्यूज और वीडियोस में जाके प्लीज कमेंट्स डालिए, सो दैट हम मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर द डे। मैम ये सर की क्लास नहीं होगी क्या? कौन से सर? विपुल सर की क्लास? यस मैम। हाँ होगी ना, पाइथन का खत्म हो जाए सिलेबस, क्योंकि मई एंड तक पाइथन का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा सिलेबस तो पाइथन का बचा नहीं है, तो इसीलिए कंटिन्यूटी करा के पहले आप लोगों की पाइथन की क्लास खत्म करा दे रहे हैं, उसके बाद मॉड्यूल 4 की क्लास होगी। क्लासेस सारी होंगी, है ना, क्लासेस को लेकर के डाउट में मत रहिए, सारी क्लास होंगी। पहले पाइथन खत्म होगा, फिर M4 शुरू होगा आपका, ठीक है? ओके मैम। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके, Thank you. ओके।